जन जन की आवाज। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे थामा भाजपा का दामन, कांग्रेस के बदले मायने। मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल सीटें 230। सामान्य हालात में सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की है जरूरत। वर्तमान में 2 सीटें हैं खाली। अभी सदन में विधायकों की कुल संख्या है 227। होली के त्योहार पर एक और जहां पूरा देश होली के रंग में सराबोर था, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में हुए एक सियासी घटनाक्रम ने मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी हिला दिया। पार्टी में उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस आलाकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया और अगले ही दिन यानी कि बुधवार को भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर सिंधिया ने नड्डा की मौजूदगी में कहा कि कांग्रेस के मायने बदल गए हैं, वहां संघर्ष और जनता की आवाज की कोई कद्र नहीं है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ज्योतिरादित्य जी का आना, इनके अपना स्थान और अपना नेतृत्व और अपनी नेतृत्व की प्रखरता, उन सबसे हम वाकिफ हैं। इस सियासी घटना को केवल मध्य प्रदेश तक ही नहीं देखा जा रहा है। कांग्रेस उन राज्यों में भी सक्रिय हो गई है जहां पार्टी के अंदर खाने में कुछ मनमुटाव है। मध्य प्रदेश की घटना के बाद सोशल मीडिया पर राजस्थान के गहलोत और सचिन विवाद का जिक्र भी खूब होता रहा। हालांकि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच अंतर बड़ा है, फिर भी भाजपा के नेता मध्य प्रदेश की घटना के बाद इसे एक ट्रेलर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि फिल्म अभी बाकी है। सिंधिया का स्टेटमेंट CAA के पक्ष में आया था कि ये आवश्यक है, तो मैं सोचता हूं ये जो बिखराव हुआ है, जो मेरी कैलकुलेशन से ये है कि तुष्टीकरण और CAA के पक्ष और विपक्ष को लेकर के एक वैचारिक संघर्ष कांग्रेस में जो शुरू हुआ है, और कुछ लोगों ने कांग्रेस में रहते हुए भी CAA को समर्थन किया है, तो मैं सोचता हूं इसका बीजारोपण उसी दिन हो गया था जिसका प्रकटीकरण आज हो रहा है। ऐसे ही कुछ राज्यों में भी और कांग्रेस में टूटन होगी। सिंधिया धुलंडी के दिन ही दिल्ली पहुंच गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सिंधिया की बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद सियासी पारा और चढ़ गया। सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद यह तय माना जा रहा था कि वे भाजपा का दामन थामेंगे। पिछले कुछ दिन से सिंधिया की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से खटपट चल रही थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं और सामान्य हालात में सरकार बनने के लिए 116 सीटों की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में 2 विधायकों के निधन से उनकी सीटें खाली है, जबकि एक बसपा विधायक निलंबित है। इस तरह अभी सदन में विधायकों की कुल संख्या 227 है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 114 सीटें जीती थी और बीजेपी के खाते में 109 सीटें आई थी। बहुजन समाज पार्टी के 2, समाजवादी पार्टी के 1 और 4 निर्दलीय विधायकों की मदद से राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अब जबकि कांग्रेस के 22 विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, तो सदन में आंकड़े अब कांग्रेस के पक्ष में नहीं रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
तो बहुत स्वागत है आप सभी का खास खबर में। आपके साथ मैं हूं प्रीति और हमारे साथ इस आज खास प्रोग्राम में बातचीत के लिए मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे आपको मिलवाऊंगी। आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़े हुए हैं अशोक सिंह, जो भाजपा नेता हैं। चलिए कुछ देर में आपको मिलवाती हूँ, लेकिन आपको आज जो भी आज पूरा घटनाक्रम रहा उसके बारे में सबसे पहले आपको बता दूं कि लगातार कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में अच्छा खासा दखल रखते हैं, कांग्रेस महासचिव, प्रदेश महासचिव रहे हैं, लगातार उन्हें लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़ दें या कांग्रेस को रिजाइन कर दें। लंबे समय से उन्हें इग्नोर करने की बातें भी आ रही थी और ये भी चर्चाएं हो रही थी कि उनकी अच्छी खासी नाराजगी कांग्रेस को लेकर है। हालांकि तस्वीर साफ नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बीच एक टाइम वो भी आया जब ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल से उन्होंने कांग्रेस का जो टैग है वो हटा दिया और उसके बाद फिर से चर्चा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। लगातार उनसे कई सारे सवाल भी पूछे गए, लेकिन साफ तौर पर इनकार कर दिया और उनका ये कहना था कि कोई बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस में ही बने हैं और बने रहेंगे, कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो लगातार ये जो कहानियां हैं ये गढ़ी जा रही थी, लेकिन कल पटाक्षेप इसका हुआ जब कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिजाइन किया और उसके बाद से ही जो सियासी गलियारे हैं वहां चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया। जैसे ही कांग्रेस से रिजाइन किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उसके बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा कई सारे कयास इस बात को लेकर भी लगाए जा रहे थे कि क्या कुछ कारण हो सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिर पार्टी क्यों छोड़ी है। इसके पीछे वजह बताई जा रही थी कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद से ही लगातार अनदेखा किया जा रहा था, नजरअंदाज किया जा रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और अब जाकर उन्होंने रिजाइन किया और कांग्रेस छोड़कर आज भाजपा कार्यालय दिल्ली में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर उनका यह कहना है कि अब जिस तरीके से सेवा भाव से काम किए जाने चाहिए थे, अब कांग्रेस में रहकर वो नहीं किए जा सकते हैं और यही कारण है कि बीजेपी का उन्होंने दामन थामा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राजमाता भी अगर होती तो बहुत खुश होती, क्योंकि उनका सपना पूरा हुआ है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका पूरा परिवार यानी सिंधिया खेमा जो है वो पूरा बीजेपी का सपोर्टर रहा है, बीजेपी का प्रतिनिधित्व करता रहा है अपने अपने क्षेत्रों में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी काफी उम्मीदें थी। हालांकि कोशिश भी की जा रही थी कि वो कांग्रेस से भाजपा में आए, लंबा वक्त हुआ और अब जाकर तो चलिए सबसे पहले हमारे मेहमानों से आपको मैं मिलवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है वरुण पुरोहित जी, जो कि कांग्रेस विचारक हैं। वरुण जी स्वागत है आपका। और अशोक सिंह जी मौजूद है जो भाजपा नेता हैं भाजपा की तरफ से। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत कांग्रेस की तरफ से वरुण पुरोहित जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्हीं से करना चाहूंगी क्योंकि शुरुआत जो है वो कांग्रेस की तरफ से ही हुई थी। वरुण जी, राजस्थान की बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर मैं मध्य प्रदेश की ही बात करूं तो कांग्रेस की जो नाव है वो कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आ रही है और किस करवट ऊंट बैठेगा अभी तय नहीं है, लेकिन कयास यहां पर लोग जरूर लगा रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, अभी मैं आपको बताऊं, कमलनाथ जी का भी स्टेटमेंट आ गया, प्रभारी जो महामंत्री हैं उनके भी स्टेटमेंट आए हुए हैं, सारे एमएलए जयपुर आए हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा जब फ्लोर टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन कांग्रेस मेजोरिटी सिद्ध करेगी, बहुमत सिद्ध करेगी। अब ठीक है, सत्ता का खेल चल रहा है, लोगों के सत्ता की भूख है, पार्टियां बदल रहे हैं, आइडियोलॉजी बदल रहे हैं, इसका तो कोई कुछ किया नहीं जा सकता। वो तो जनता देखेगी आने वाले चुनाव में। बिल्कुल। हालांकि कई सारे कारण भी बताए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ी है तो कई सारे उसके कारण हैं और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस ने
एक बार नहीं, दो बार नहीं, लंबे वक्त से नजरअंदाज किया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में युवाओं के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम, यानी युवाओं का अगर वोट बैंक जो था वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और कांग्रेस ने इस बात को साफ तौर पर अनदेखा किया और फिर मध्य प्रदेश की जो सियासत की जो बागडोर थी वो कहीं ना कहीं कमलनाथ के हाथ में सौंपे जाने के बाद से जो रार शुरू हुई थी वो अब जाकर खत्म हुई है, ऐसा गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनको युवा नेता करो, युवा जरूर है उम्र के हिसाब से, लेकिन कोई छात्र राजनीति या युवा कांग्रेस की राजनीति से थोड़ी आए हैं। अब रही बात आप कह रहे हो तो चुनाव जीत जाते, अगर उनकी इतनी पकड़ होती तो चुनाव क्यों हारते वहां? ऐसा नहीं है, ना कोई उनके कहने। आज जो एक परसेप्शन डेवलप हो गया, मीडिया में भी हो गया, लोगों में भी हो गया कि साहब युवा नेता है जो कांग्रेस के, जिनको हम युवा नेता कहते हैं कांग्रेस पार्टी में, कुछ लोगों को, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, तो वो कोई यूथ आइकॉन थोड़ी है, कोई यूनिवर्सिटियों से, छात्र राजनीति से, यूथ राजनीति से थोड़ी निकल के आए हुए। वो ठीक है, इनके फैमिली बैकग्राउंड रहा है तो सीधे आ गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, सत्ता की प्राप्ति हो गई। अब फ्रस्ट्रेशन किस बात का? 18 साल में से 17 साल आपको पद मिल रहे हैं, दूसरे युवाओं को, दूसरे छात्र नेता जो कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरे देश भर में, उनको तो मौका ही नहीं मिला अभी तक। फिर किस बात का फ्रस्ट्रेशन है? ये सब चीज सत्ता की भूख है या कहीं ना कहीं और कोई दबाव होगा जिसको अपन नहीं समझ पा रहे हैं, उनको इंटरनली उनको पता होगा, उनका कोई पर्सनल कारण होगा। लेकिन सत्ता की भूख मानता हूं मैं तो, जो अपने को सामने दिखता है कि सत्ता की भूख है। आप बिगर सत्ता के रहना ही नहीं चाहते हो, संघर्ष करना नहीं चाहते हो, ऐसा थोड़ी है। उनको क्या क्या पद नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने इस उम्र में? किसको मिलता है? इतने पद मिल गए। आप एआईसीसी के महामंत्री रह लिया आप, कितने लोग हैं जो उनसे बड़ी उम्र के भी हैं, कितने साल से संघर्ष कर रहे हैं, सड़क से आकर के ऊपर तक संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद भी इतने पद मिल गए। सिर्फ इसी बात के मिल गए ना, सिंधिया जी के पुत्र हैं। अगर वो इतने बड़े नेता होते तो खुद भी चुनाव जीतते, मध्य प्रदेश में और जितवाते। फिर बॉर्डर लाइन पे क्यों अटकती कांग्रेस पार्टी? ऐसा कुछ नहीं है। सत्ता की भूख थी इसलिए या कोई और इंटरनल दबाव होगा उनका खुद का पर्सनल, तो चले गए। कांग्रेस पे इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा मैं तो ये कहूंगा, जो उस इलाके के, जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, जहां से इनके पास में कुछ विधायक गए, बाकी तो वापस आ जाएंगे, उस इलाके में जो है नए जो दूसरे लोग बैठे हैं, इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई। कांग्रेस तो एक समुद्र है, नए कार्यकर्ता फिर डेवलप हुए हैं, ऑलरेडी डेवलप हुए हैं, उनका मौका लग जाएगा जो जनता के बीच काम कर रहे होंगे। तो चलिए, अशोक जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भाजपा की तरफ से, तो चलिए भाजपा से भी एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि अशोक जी, वरुण जी का साफ तौर पर हालांकि ये कहना है कि उनका तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्या भाजपा के लिए हम ये मानकर चलें कि भाजपा के लिए उपलब्धि है ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में शामिल होना? देखो कि सिंधिया जी का जिस प्रकार से बीजेपी में शामिल होना, और जहां तक वो कितने वर्षों तक रहे, 18 साल तक वो कांग्रेस में रहे, और वरुण जी ने कहा कि 18 साल से 17 साल से यदि कांग्रेस में रहे और उन्होंने कांग्रेस को एकदम से छोड़ दिया और वो चुनाव हार गए। चुनाव तो राहुल गांधी जी भी हारे हैं और एक चुनाव जीते हैं, और कितने चुनाव राहुल गांधी जी के शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस हारी है, ये सबको पता है, और कितना उनका इतिहास रहा है। लेकिन फिर भी आज तो किस पोस्ट पर बैठे हैं, कभी माताजी आ जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं। तो ये तो बात छोड़ेगी कि किस प्रकार से आप एक वंशजात की बात कही, इंटरफेयर करता हूँ आप कहा गांधी परिवार का, सिंधिया का, पर उनको जोड़ रहे हो, कंपैरिजन ही क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन ही नहीं। बाद में कहा कि स्टेटमेंट दिया है कमलनाथ जी ने और पटवारी जी ने स्टेटमेंट दिया। आप देखिए कि स्टेटमेंट से पूर्व यदि वो 1 साल से भी कुंठित है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। आप वहां सरकार चला रहे हैं कमलनाथ जी, वहां के विधायक कह रहे हैं आप इनको छोड़ दीजिए, तो विधायक वो क्या कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं साहब हमारी नहीं सुनी जा रही है, विधायक कह रहे हैं हमारी नहीं सुनी जा रही है। तो कार्यकर्ताओं को तो आपका क्या हो रहा होगा वहां पर? तो जो जनता के प्रतिनिधि चुने हुए हैं उनके कमलनाथ जी नहीं सुन रहे हैं, और उनके शीर्ष नेतृत्व को ये बातें बता दी गई है। उसके पश्चात भी यदि उनके इस प्रकार की उनकी विडंबना है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, तो इससे बड़ा क्या होगा? वो कहां जाए? वही आज उनकी इतनी ज्यादा उम्र नहीं है कि उनकी राजनीति करनी है। यदि उनका राजनीतिक कैरियर आप खत्म करना चाहते हो तो ऐसे कैसे होगा? उन्होंने खुद ने कहा किसानों के साथ आपने वादा किया, उसका क्या हुआ? कर्ज माफी का। आपने बेरोजगारी के लिए कहा, उसका क्या क्या वादा हुए? तो वो कह रहे हैं कि करें, 1 साल के अंदर कोई धरातल पर काम तो दिखे मुझे। अशोक जी, एक मुझे कोई काम नहीं दिख रहा, मैं उसको विजन के साथ जा रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से चुनाव हारे थे और दूसरी तरफ भाजपा में उन्हें शामिल भी कर लिया, तो दोनों ही बातें कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं लगता आपको अपनी बातों में? नहीं, देखो चुनाव एक सतत प्रक्रिया है। चुनाव के अंदर यदि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के
जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर 25 सीटें जीती है, तो वहां पर अधिकांश सारी भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 1-2 सीटें की लगभग कांग्रेस की वहां पर आई है, वो कांग्रेस का रहा ही नहीं है, तो वो उस क्षेत्र में हारे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं कितना घूमा हूं, उसके अंदर मुझे किस प्रकार से दरकिनार किया जा रहा है। आप ही अध्यक्ष हैं, आप ही मुख्यमंत्री हैं, आप पूरे संगठन को अपने हिसाब से उसको चला रहे हो, तो फिर बाद में हम क्या करें? वो उन्हीं की खुद की पीड़ा नहीं है। आप देखिए हर आम कार्यकर्ता की पीड़ी है। वहां के जो प्रवक्ता है वो तकात कह रहे हैं कि हम किस प्रकार से बेबस थे, आज वो वहां से हट रहे हैं। तो आप संगठन को देख लीजिए किस प्रकार से आप हैंडल कर रहे हैं। इस चुनाव से 6-7 महीने पहले आप वहां आते हैं और किस प्रकार से संगठन का करते हैं। दोनों ने साझा रूप से सरकार चलाने का प्रयास करना चाहिए था। यदि नहीं करें तो आज भारतीय जनता पार्टी में वो आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और उसमें ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने ये तो कहा ही नहीं कि हम किसी को जो दल का कोई नेता आएगा उसको हम स्वागत नहीं करेंगे। तो ये तो सतत प्रक्रिया कई है जो भाजपा की जो कांग्रेस में भी जाते हैं, पूर्व में जा रहे हैं। आज इनका सेंटर जो है जो यदि कमजोर हो रहा है तो कमजोर हो रहा है तो उसके चक्रों के अंदर आप कितना देख लीजिए क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री किस प्रकार से कर रहे हैं। और राजस्थान में आप देख लीजिए सचिन पायलट जी यदि यहाँ के पीसीसी के चेयरमैन है तो उनकी स्थिति क्या है आज वर्तमान के अंदर, सबको जग जाहिर है। वो कितनी बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, सरकार के खिलाफ दे चुके हैं। अब नगर निकाय चुनाव, पंचायती राज चुनाव, कानून व्यवस्था से संबंधित, भ्रष्टाचार से संबंधित हर बात में सरकार को वो कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से अब राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और भी राज्य है, उन राज्यों में कांग्रेस का कहां धरातल है। तो ये खुद कह रहे हैं कि किस प्रकार से राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में जो स्थिति बनी है वो मध्य प्रदेश की स्थिति के लिए स्थिर सरकार बन सके, उसके लिए हरदम ये प्रयास रहेंगे। मध्य प्रदेश का विकास हो, इसका सभी चाहते हैं, वहां की जनता भी चाहती है। अच्छा, हम बात तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कर रहे थे, तो कई सारे ऐसे जिम्मेदारी वाले पद हैं जो उन्होंने एमपी रह चुके हैं, महासचिव रह चुके हैं। इसके अलावा कई सारे पद वो संभाल चुके हैं अब तक। हालांकि उनकी कुछ निजी महत्वाकांक्षाएं थी कि उच्च पदों पर कहीं ना कहीं वो चाहते कि उन्हें मौका मिले कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा या फिर सांसद बने। तो आपको क्या ऐसा लगता है, आपको नहीं लगता कि उनकी जो निजी महत्वाकांक्षाएं थी वो उन पर हावी रही? देखो, राजनीति के अंदर कोई भी किसी दल के अंदर शामिल होता है तो वो चाहता है कि मैं जिस क्षेत्र के अंदर हूं या उसकी प्रदेश की जो जनता है वो वहां का जो उसके जो लोग जो होते हैं, और पार्टी के अंदर भी उनके कोई दल के अंदर होते हैं जो कार्यकर्ता के रूप में होता है कि हमारा नेता आगे बढ़े, और वो चाहते हैं कि आगे बढ़े। लेकिन जिस प्रकार से आप कमलनाथ जी और आपके दिग्विजय सिंह जी उनको दरकिनार कर रहे हैं, उनको आप किस प्रकार से आप देखिए प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो क्या करे, उसका चारा क्या है उसके पास में? अपना राजनीतिक कैरियर खत्म कर दे। राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या तो निर्दलीय के रूप में आप वहां पर अपना अस्तित्व करें या कोई पार्टी बनाए या किसी बड़े दल में शामिल हो। तो उन्होंने सोचा कि बड़े दल में शामिल होने से फायदा है कि नहीं कि इस प्रकार से मैं संघर्ष करूं उनके साथ जाकर के। जो इस प्रकार से जो वहां संघर्ष के रूप में आप देखिए कैसा संघर्ष हो रहा है वहां पर। आप उस संघर्ष के अंदर आप जो 6 इनके मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम पीड़ित हैं इनसे। वो कहा आप बताइए सोम जी, मैं इंटरफेयर करता हूँ, मिनिस्टर होके पीड़ित है तो क्या मुख्यमंत्री बना दो? मुख्यमंत्री से कुछ नहीं तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बना दोगे, आप मंत्री बन गए और कितनी भूख लोगे आप? ये थोड़ी हर चीज ही आपको दिए जाओगे, बाकी सबको किसी को कुछ मिलेगा नहीं। आप अभी इतनी देर तक जो भी बोल रहे हो कांग्रेस के बारे में ही बोल रहे हो। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता खुश है नहीं है उससे आपको क्या पता भाई? कांग्रेस कार्यकर्ता खुश है। आपने भी राजस्थान की बात करी, राजस्थान में सारे चुनाव कांग्रेस कैसे जीत रही है? फिर हर चुनाव कांग्रेस जीत रही है तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर अब डेमोक्रेसी अलग है, डेमोक्रेसी में हमारी पार्टी में कोई भी कुछ बोल सकता है, वो नेगेटिव तो कुछ नहीं बोल रहा। अनुशासन से बाहर जाके थोड़ी कोई भाषा का इस्तेमाल, गलत भाषा का इस्तेमाल सचिन जी कर रहे हैं। पार्टी मजबूत है, जब भी सारे चुनाव जीत रहे हैं। आप जीत नहीं पा रहे राजस्थान में। राजस्थान की बात करो तो अब आप कह रहे हो एमएलए 6 मंत्री नहीं है, आप ही ले जा रहे हो, कभी बेंगलोर ले जा रहे हो, कभी हरियाणा मानेसर ले जा रहे हो। भाई आप तो, हम तो हमारे राज्य में आए, हमारे एमएलए, आपके एमएलए कहाँ गए? आपके उत्तर प्रदेश में 200 एमएलए जो थे वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बैठ गए, उसकी बात आप नहीं कर रहे हो। कांग्रेस करे जाते हो आप, ले दे करके कांग्रेस या गांधी परिवार, ये कौन सी बात हो गई? आप अभी फ्लोर टेस्ट आएगा, पता लग जाएगा कि हमारे कम होंगे तो हम हट जाएंगे सत्ता से। आपका जो खेल है, आप चुनाव से जीत नहीं पा रहे हो किसी राज्य में। आप देख रहे हो कर्नाटक में क्या जैसी तोड़फोड़ कर करके सब जगह जीत, सरकारें मना ले, आप चुनाव जीत के आओ, आपको किसने रोका? आप राज्यों में चुनाव एक नहीं जीत रहे हो, कितने चुनाव हार चुके लगातार। आपको 9 महीने नहीं हुए, पूरे 9 महीने नहीं हुए इस सरकार को, उसमें आप सारे राज्य हारते जा रहे हो।
और आप बातें बनाते हो, आप मोदी जी के नाम पे जीतो, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत कर रहे हो, आप तो और ले जाओ नेता, कांग्रेस के आधे नेता तो आप ले जा ही चुके हो, अपने कार्यकर्ताओं को तो आप लिफ्ट देना नहीं चाहते हो वहां पर। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया हुआ है, हमारे लिए बहुत बढ़िया हुआ है, सत्ता के भूखे चले जाएं। वरुण जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे भी है कि जैसे कि सभी लोग कह भी रहे हैं और साफ तौर पर ये दिखाई भी दे रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट कांग्रेस को लेकर था ज्योतिरादित्य सिंधिया में, और यही कारण है कि पार्टी बदलने का उन्होंने डिसीजन लिया। अगर वो चाहते तो खुद पार्टी बदल सकते थे, रिजाइन कर सकते थे या जा सकते थे। उनके साथ साथ काफी सारी संख्या में विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पलटने की उनकी जिद रही होगी। यही कारण है कि न केवल वो अकेले पार्टी चेंज कर रहे हैं बल्कि अपने साथ बाकी विधायकों को भी ले जा रहे हैं, और अगर ये जिद आई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से डिसअपॉइंटमेंट के कारण ही आई होगी। देखिए, आप डिसअपॉइंटमेंट की बात कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट तो मैं कह रहा हूं ना, सत्ता की भूख इतनी ज्यादा होती है, गाड़ी बंगले खाली हो जाते हैं, इनके नशा हो जाता है। गाड़ी बंगले खाली हो गए, चुनाव हार गए, आप में दम होता चुनाव जीत के आते, आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हो, पूरा परिवार आपको वहां घूम लिया तो आप नहीं जीत पा रहे हो। ये जो आप कह रहे हो कि एमएलए गए, ये कांग्रेस की गलती है, मैं मानता हूं कांग्रेस की ये कमजोरी है कि जब वो नवंबर से कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं उसी समय निकाल देते बाहर, तो आज ये स्थिति नहीं आती। आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हो कि नेता सारा बागी भी बन जाए, एमएलए को भी सेट कर ले, सारा मौका दे रहे हो, फिर वो पार्टी छोड़ के जा रहा है। ये हमारी पार्टी की गलती है, तुरंत ही एक्शन होना चाहिए था इन चीजों पर, और आज भी होना चाहिए, अब होने लग गया। बिल्कुल, इस चर्चा को हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक मध्य प्रदेश के संकट की, मध्य प्रदेश की अगर सियासी चर्चा की अगर हम बात करें तो 4 केंद्र बिंदु इस वक्त कहे जा सकते हैं। एक बेंगलुरु, दूसरा भोपाल, एक दिल्ली और एक जयपुर। जयपुर इस मायने में कि 91 एमएलएज कांग्रेस के जो है जयपुर पहुंच चुके हैं। सिंधिया समर्थक जो विधायक हैं वो बेंगलोर हैं, और दिल्ली में इस वजह से केंद्र बिंदु है कि सिंधिया अब भाजपा का कमल दिल्ली में थामने के बाद वहां किस तरह का सियासी घटनाक्रम चल रहा है, तो तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अब तक हमारे एक्सपर्टीज जो हैं, हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं इस वक्त। श्याम जी, 2-3 चीजों का मैं जिक्र करूंगा आपसे प्रश्न करने से पहले। अशोक गहलोत ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताई है, और राहुल गांधी ने भी कुछ इसी तरह का तंज किया। इसी बीच फ्यूल प्राइस को लेकर के सुरजेवाला ने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग की ओर सरकार बिजी है, लेकिन जनता को जो राहत दी जानी चाहिए उस ओर ध्यान नहीं है। पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जयपुर कांग्रेस विधायकों को लाना करना पहले बार नहीं हुआ, पहले भी आते रहे और बीजेपी भी अपने विधायकों को यहाँ लाते रहे। तो देखते हैं कि स्टेट में अगर गवर्नमेंट है तो वहां सिक्योरिटी और तमाम चीजें। अब कांग्रेस के विधायक पहुंच गए, 2 रिसोर्ट्स में ठहराए, निश्चित रूप से अब उनको सिक्योरिटी के हिसाब से निश्चित रूप से जयपुर सुरक्षित है, ये माना जाता है। लेकिन अब देखिएगा कि ये 3 दिन, अभी फिलहाल तो 3 दिन रहेंगे। जब 13 तारीख को नॉमिनेशन होगा राज्यसभा का, जिसमें अभी बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया है कि आदित्य वो होंगे, सिंधिया और जयपुर राजस्थान से राजेंद्र गहलोत डिक्लेयर हुए हैं, तो इसलिए से ये तो साफ हो गया कि ये कांग्रेस क्यों छोड़ के गए। इनको सत्ता से बाहर रहना नहीं लगता है, छटपटाहट होती है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जीते नहीं, इस कारण से अब ये कि सत्ता में नहीं थे तो 3 महीने पहले से अपने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। बीजेपी तो खुशियां मनाएगी, क्योंकि बीजेपी आज इनकी जो वो दादी थी वो 67 में कांग्रेस को दगा दे गई थी और कांग्रेस की सरकार तोड़ी थी, और ये जब वहां से गुना से खुद लोकसभा की सदस्य थी कांग्रेस से छोड़ करके, फिर उसके बाद ये भारतीय जनसंघ में चली गई थी। तो दादी ने पहले तोड़ा, पिता ने तोड़ा, अब पुत्र तो है, उनकी अनुसरण करेगा, अनुसरण किया, और बीजेपी को फायदा, इसलिए बीजेपी उसका स्वागत कर रही, करेगी बहुत बड़ा। समझिए, एक बात और कहनी पड़ेगी यहाँ पे, देखिए कि राजनीतिक बदलाव है, राजनीतिक के जो स्थितियां या उठक पटक है, ये मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में कोई नई भी नहीं है। जहां जिसको जैसे अवसर मिलता है उसी तरह से हर व्यक्ति अपनी करवट ले लेते हैं। तो मतदाता के ऊपर आप सोचिए कि उसकी क्या पोजीशन होती है, वो सिर्फ कोई आइडियोलॉजी पे या कुछ देख करके कि हाँ मेरा सांसद किस पार्टी से जुड़ा हुआ है या विधायक किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो घटनाक्रम तो हम नया नहीं कह सकते इसे। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि यहाँ तो ये विधायक है ही नहीं ना, पार्लियामेंट मेंबर है जी, ये तो कसम कश में थे कि मुझे तो प्रदेश अध्यक्ष बना दो या कोई पद दे दो,
नहीं तो मैं जाऊंगा। लेकिन ये बात सही है आपकी कि देखिए राजनीति में विश्वास कैसे किया जाए। अब अगर पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तो इसका मतलब इस परिवार पे विश्वास करने लायक नहीं है। ये कांग्रेस को उन्होंने तोड़ा है 3 बार, तीसरी बार इन्होंने तोड़ने की कोशिश की। अब क्योंकि देखिएगा कि राज्यसभा में इनको सुरक्षित सीट नहीं मिल रही थी। दिग्गी राजा प्रायोरिटी 1 वाली सीट ले रहे थे, इनको सेकंड प्रायोरिटी वाली सीट दी जा रही थी, इसलिए ये सब विघटन हुआ। ये साफ हो गया क्योंकि बीजेपी ने जब इनको राज्यसभा का सदस्य के उम्मीदवार के रूप में आज घोषणा कर दी तो स्पष्ट हो गया कि राज्यसभा के चुनाव के लिए ये बीजेपी में शामिल हुए। तो आप खारिज कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि ओलावृष्टि, किसानों के कर्ज माफी, तमाम जो बिंदु थे उससे मैं काफी परेशान था कि किसानों का आम जन का मैं भला नहीं कर पा रहा हूं। सिंधिया ने बोला है, ये पहला स्टेटमेंट बीजेपी ज्वाइन करने के बाद यही था उनका। मैं ये कह रहा था कि उन्होंने जब स्टेटमेंट सुना कि मेरे लिए 2 तारीखें महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि जब मेरे पिताजी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो दिन मेरे जीवन में एक बदलाव वाला दिन था। दूसरा दिन उन्होंने बताया है कि 10 जो मेरे पिताजी की 75वीं सालगिरह है। उस दिन मेरा मन उपजा कि मैं एक नया कुछ करूं, क्योंकि बीजेपी में जाकर के राज्यसभा के सांसद बनेंगे, क्योंकि लोकसभा के तो रहे ही है। अब राज्यसभा के सांसद के रूप में ये आ गए। अब क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि बीजेपी इनको केंद्रीय मंत्री भी बना सकती है वो तो बात की बात है क्योंकि लेकिन आज देखिएगा, आप देखिएगा उठक पटक एक हिस्सा तो पूरा हो गया। दूसरे हिस्से के लिए बेंगलोर जो आपने बताया कि यहाँ से इनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वहां गए कर रहे, लेकिन आप देखिएगा कि जब नॉमिनेशन 13 तारीख को राज्यसभा का होगा उसमें स्पष्ट होगा कि कमलनाथ किस स्थिति में है, कि कांग्रेस 2 सीटों पर खड़ा करती है या बीजेपी दूसरे और किसी को खड़ा करती है। तो ये वहां विवाद का विषय होगा और 26 को मतदान जिस दिन होगा उस दिन तय हो जाएगा कि कमलनाथ सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि आजकल वोट दिखा के देना पड़ता है। और दिखा के देने का मतलब है कि बहुत सारे विधायक की अंतरात्मा जब जागेगी तो कहेंगे कि हमारी तो माता कांग्रेस है और कांग्रेस की तो वोट दे जाएंगे। तो इसलिए ये सारा सिनेरियो 26 तारीख को क्लियर होगा कि आज केवल ज्योतिराव का बीजेपी में जाना, तो ये नहीं हुआ कि सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जिस जोश करो। देखिए श्याम जी, यहाँ दोनों तीनों चीजें आ रही हैं। कुछ एमएलए का कहना है कि अगर जैसे एक इमरती देवी हैं वहां से एमएलए हैं, उनका कहना था कि सिंधिया अगर कुएं में पड़ेंगे तो हम भी कुएं में जाएंगे। एक एमएलए कहना था कि हमसे झूठ बोल करके बेंगलोर लाया गया, कि हमें कुछ और कहा गया था और लेकिन यहाँ तस्वीर राज्यसभा के नाम पे हमें कहा गया था कि राज्यसभा के चुनाव है, आप लोगों को वहां जाना है। तो वो मिस्टर जो वर्मा है उनका जो मैं बयान देख रहा था, अलग अलग बातें। मैं धर्मवीर जी के पास में जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, देखिए हर व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वर्तमान परिदृश्य में वर्षों से मैं देखता आ रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जनहितों को ध्यान में रखो किसी पार्टी को छोड़ा हो या फिर किसी दूसरी पार्टी में जाने से ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि बिल्कुल अब तो आपको जनता की सेवा के लिए वहां तो दरवाजे ही खुले। ऐसा लग रहा है आपको? ये देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को जो मध्य प्रदेश में घटित हुआ है उसको मैं 2-3 निगाहों से देखता हूं। पहला तो ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया व उनके पिताजी को कांग्रेस ने हर संभव मदद की और शून्य से शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया। एक घटनाक्रम में जोड़ूंगा कि इंदिरा जी ने प्रीवी पर्स खत्म किया था कि राजाओं को प्रीवी पर्स नहीं मिलेगा, तो इसको लेकर उस जमाने में माधवराव सिंधिया जनसंघ में हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि हमारा और केंद्र सरकार के बीच समझौता हुआ है, ये प्रीवी पर्स आप खत्म नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सरकार ने गलत फैसला किया है, तो उसको टर्न डाउन किया और यह कहा कि राजाओं को प्रीवी पर्स मिलना चाहिए। इसके बाद इंदिरा जी वापस आई, उन्होंने कानून में संशोधन किया और यह कहा कि अब प्रीवी पर्स नहीं मिलेगा। वही माधवराव सिंधिया फिर सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कानून में संशोधन हो गया है, अब आप इसके पात्र नहीं हैं। ठीक बाद में वो कांग्रेस में आए। आज उनके पुत्र ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। एक नया इतिहास उन्होंने रचा है। अब इसको इतिहास रचना कह दीजिए या अपने इतिहास को बिगाड़ना कह दीजिए या इतिहास को रिपीट करना कह दीजिए। मैं यह चिंता व्यक्त करते हुए कहूंगा कि एक व्यक्ति ने कांग्रेस छोड़ी, लेकिन जो 20 या 22 जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी निष्ठा कांग्रेस से थी या ज्योतिरादित्य सिंधिया से, यह आज हमें तय करना होगा। क्योंकि आज ये देश बड़े दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि ये माना जाता है लोकतांत्रिक जहां भी संस्थाएं पूरी दुनिया में है कि व्यक्ति के प्रति निष्ठावान नहीं होना चाहिए, वो सरकार के प्रति निष्ठावान हो या उस दल के प्रति निष्ठावान हो जिस दल से चुनाव जीत कर आया है। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे घटनाक्रम से पता लगता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, दल कहीं न कहीं गौण है। इसका परिणाम भी हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा,
कि जैसा कि प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और कांग्रेस के नेताओं ने भी ट्वीट किया है कि जिन 18 सालों तक जो आज उपेक्षा की बात कर रहे हैं, उनमें 17 साल वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उनमें से 9 साल वो केंद्र के मंत्री रहे, इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, पूर्वी उत्तर प्रदेश का उनको प्रभारी बनाया गया। इतना कुछ होने के बाद भी यदि उपेक्षा थी, 1 साल की उपेक्षा से उन्होंने 18 साल का जो उन पर कर्ज था उनको हटाकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। एक दूसरी बात और मैं कहूंगा कि यदि वो परेशान थे, हताश और निराश थे, तो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी धर्म बनता है, परिवार की मुखिया है, उन्होंने उनको मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन उनको मिलने का समय कांग्रेस की चूक कह सकते हैं हम। बिल्कुल कांग्रेस की चूक कही है, क्योंकि यदि मिलने का समय मांगा है तो मिलने का समय दिए जाना चाहिए था। आज से नहीं, वो नवंबर से परेशान है। उन्होंने पहले कांग्रेस से महामंत्री पद हटाया, फिर बाद में ट्विटर से हटाया, और मैं आपको कहूंगा जो उन्होंने रिजाइन भेजा है उसमें भी उन्होंने केवल अपने नाम का उल्लेख किया है, ना तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह का उल्लेख किया है, ना ये बताया कि मैं कभी केंद्रीय मंत्री था। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो चूक की है, बिल्कुल वो नहीं होती तो ऐसा परिणाम नहीं आता। आप सही कह रहे हैं रणवीर जी। देखिए, कांग्रेस के स्तर पे भी मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे अगर हम पूरी तरह से बारीकी नजर से अगर इसे देखें तो कहीं ना कहीं से चूक कह सकते हैं। बेशक अभी कुछ भी कहा जाए, लेकिन एक बड़ा कद बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस की वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका इसे कहते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं वरुण पुरोहित हमारे साथ में बैठे हुए हैं इस वक्त। वरुण, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये तो चलिए हम एक सवाल उठा रहे हैं कि 18 साल की निष्ठा, वर्षों से माधवराव सिंधिया बीजेपी कांग्रेस के साथ में जुड़े रहे, जबकि वो बीजेपी में भी जा सकते थे उस वक्त, तमाम जो चीजें हैं। लेकिन एक दूसरा जो सच्चा है वो ये भी है कि कांग्रेस की चूक रही है। कमलनाथ की सरकार है, स्टेट में गवर्नमेंट होती है, तो तमाम चीजों आपके पास में एजेंसीज होती हैं, कौन किस दिशा में जा रहे हैं ये भाप नहीं पाई। चूक कहूंगा मैं कांग्रेस की, चाहे कमलनाथ के स्तर पे हो, चाहे सोनिया गांधी राहुल गांधी के स्तर पे हो। सबसे पहले तो मैं आपने एक बात की थी शुरुआत में कि अवसरवादिता देश में शुरू से चुनावी राजनीति के साथ चलती आ रही है। उसको राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अनुभव किया और कानून में अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में कि 1/3 स्प्लिट होंगे, जब भी एमएलए एमपी जा सकते हैं, उसी को विभाजन माना जाएगा। तो अपन बात कर रहे थे जनता के साथ धोखे की, तो अगर आज ये विधायक छोड़ के गए तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा या डिस्क्वालीफाई होंगे। तो वो अपना प्रयास तो कांग्रेस ने हमेशा किया है कि जनता के साथ धोखा नहीं हो। तो अब आप जो एक चीज और बता दी, चलिए अब आपने चर्चा शुरू कर दी, तो अवसरवादिता की राजनीति पे क्या कहेंगे आप? अवसरवादिता की राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसलिए बीएसपी के 6 एमएलए को कैसे मर्ज कर लिया आप लोगों ने? वो अवसरवादी नहीं, उनको भी जिन लोगों ने वोट दिया था वो लोग कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, वो वहाँ मध्य प्रदेश में आया है, राजस्थान के लिए मैं बात बता रहा हूँ, मैं राजस्थान की बात कर रहे हैं। बीएसपी के है, एक मैंने कहा आपकी बात का समर्थन किया है कि चुनावी राजनीति जब से भारत में आई है, जब से अवसरवादिता बढ़ती चली गई है, उसको अनुभव करके राजीव गांधी ने किया। अब आप किसी को, अब 6 विधायक थे, अगर 20 होते तो नहीं आ पाते। स्प्लिट को तो रोकने की कोशिश करी ना राजीव गांधी ने, दूसरे किसी प्रधानमंत्री ने तो करी नहीं। अवसरवादिता तो मनुष्य के अंदर आती जा रही है, मैं सत्ता लोलुप होते जा रहे हैं, अब भोग विलास चाहिए उनको तो गाड़ी। चले, लेकिन मेरा चूक वाला सवाल है, मैंने माना मैडम जब बात कर रही थी, मैंने माना कांग्रेस की ये चूक है कि जब नवंबर से वो स्टेटमेंट कांग्रेस के एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ देने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय ही उनको नोटिस दे देते, पदों से हटा देते। तो आज उनको आपने 4 महीने का प्लेटफॉर्म दे दिया कि सारे विधायकों को सेट कर लें, ये कर लें, बीजेपी से सेटिंग कर लें, फिर जाए। इतना प्लेटफॉर्म किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए अनुशासन का। तो उसके हिसाब से पार्टी नहीं कर पाई। अब आप सबक लिया है, आज से देखो आप दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष फटाफट बनाए, कर्नाटक में बनाए। तो पार्टी की चूक जो है, ये शराफत की जो चूक थी, पार्टी को थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। चलिए, मैं यहाँ पे कोड नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अभी भी मैं आगाह करना चाहूंगा कांग्रेस को कि हमेशा जो झटके या ठोकर या कहें कि हम कुछ लूज करते हैं तो उससे परेशान ना हो, लेकिन लेसन जरूर लेना चाहिए, जीवन में भी सोचना चाहिए। अभी बहुत सारे स्टेट्स में आप लोगों के डिफरेंसेज हैं, उनको खत्म करने की कोई कवायद नहीं सुन रही। आपकी समन्वय बैठक जो है सर, आपकी जो समन्वय कमेटियां, मुझे लगता है कि वो कोई प्रभावशाली नहीं है, प्रभावी नहीं है कि जिनका कोई इफेक्ट देखा जा सकता हो। आप तो सीनियर पत्रकार हो, आपने देखा कांग्रेस में गुटबाजी, लोग दूसरे लोग कहते हैं हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं होती। जितना सर साफ दिखाई देता है, आप देखो हरिदेव जोशी जी के टाइम भी था, पहले भी था। जितना आप इसको देखोगे, रामनिवास जी, मिर्जा थे, अलग अलग होते थे। चले, आप इसे हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम मान रहे हैं। उसी से अशोक जी के पास में जाना चाहूंगा, मैं आऊंगा अशोक जी के पास जाना चाहूंगा। अशोक जी, बड़ा स्वागत हुआ, घर वापसी भी कही जा रही है कि आज राजमाता अगर जिंदा होती तो बहुत खुश होती कि उनके लाडले पोते भाजपा का दामन थामा है। उनके दोनों बुआ जो राजनीति में सक्रिय हैं, यशोधरा राजे और वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, तमाम लोगों ने जो
सिंधिया फैमिली से जो ताल्लुक रखते हैं उनके ट्वीट हैं, बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अभी जिन चीजों से परेशान होकर के कारण जो सिंधिया बता रहे हैं, अगर उनसे ये क्या गारंटी है कि कल आपकी सरकार भी बन जाएगी और ये फिर आपके बने रहेंगे? क्योंकि एजेंडा अगर वास्तव में लेके चल रहे हैं कि किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है, कमलनाथ ने तबादला उद्योग खोल रखा है, तो वो जैसे चाहते हैं सिस्टम वैसे चल पाएगा? देखो कि जिस प्रकार से कांग्रेस की यदि खुद की अंदरूनी कारण से, ये कांग्रेस का कोई मध्य प्रदेश ही नहीं है। अब जब से राहुल गांधी जी की जितनी भी जो टीम थी वह काम करती थी, उसके अंदर कहीं न कहीं सामंजस्य नहीं है। राहुल गांधी, आप तो भाजपा की बात करो ना, कांग्रेस में क्या नहीं है अभी? हाँ, एक मिनट अपनी बात। हाँ, बोले अशोक जी, बोलिए। सोनिया गांधी जी देख लीजिए, प्रियंका गांधी जी देख लीजिए, एक पावर सेंटर बना हुआ है। अब लोग कहां जाएं? कार्यकर्ता से लेकर के बड़े बड़े पदाधिकारी तक बड़ी दिक्कत हो रही है। चले, ये तो कांग्रेस को रास्ता दिखा रहे हैं। मेरा तो सवाल है कि अगर उन तमाम चीजों से परेशान होकर अगर ये आए हैं, शामिल किया है बातचीत में, जेपी नड्डा शामिल नहीं थे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उनको चिंता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करो, आप कांग्रेस में थोड़ी। चले एक बार अशोक जी को बोलने दिया। अशोक जी बोले, अपनी बात कही आप। श्याम जी जो कह रहे हैं कि साहब डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो आए हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, और अरुण जी कह रहे हैं। तो आप बताए, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर भारत का कोई नागरिक है, किसी दल में जाता है, किसी में आता है, उनको लगता है कि विचारधाराओं में यदि मैं जो उनको खत्म हो गया, और फिर आगे आप दीनदयाल जी पर आ गए। दीनदयाल जी को याद करते हैं आप? पार्टी विद द डिफरेंस तो खत्म हो गई ना। आप कभी दीनदयाल जी पर आ जाओगे, कभी आप तो अडवाणी जी को नहीं पूछ रहे हो, मुरली मनोहर जोशी जी को नहीं पूछ रहे हो। तो आपने सीताराम येचुरी जी के साथ क्या किया? हमारे चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके आप दोनों का। ये बात कही जा सकते हैं, हम आमने सामने नंगे, ये बात तो तय है कि आप हमारे मुर्दे में तो खाए, आपके भी बनाया उनको, बनाया उनको, कुछ नहीं किया है। तो आप लोग प्रचार कर रहे हैं, कोई नहीं प्रचार कर रहे हैं, आप तो प्रचार करते हो अखबारों के अंदर। आप तो डिक्लेयर करते हैं ना, आपने तो राज्यसभा के सदस्य के लिए लाए हो आप। डिक्लेयर क्या कोई आएगा? सुनिए अशोक जी को बोले, कोई आएगा। आप इतनी पैरवी कर रहे हो, बोलिए। कांग्रेस से आए ना, तो कहाँ दिया पद उनको? दिया क्या है? और आपके 14 नहीं है, आपके पास किस प्रकार से? कांग्रेस के पार्टी में भाई आप कांग्रेस का कह रहे हो ना बार मैं इसलिए कह रहा हूँ। श्याम जी, यदि कोई भी किसी दल की बात आप बात करोगे तो आप पर थोड़ा बहुत तो हम भी कहेंगे कि आपको कटाक्ष तो करेंगे। नहीं, कटाक्ष करो आप तो इंटरनल पार्टी की बात ऐसे कर रहे हो जैसे आप सक्रिय सदस्य हो कांग्रेस पार्टी की। कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, पदाधिकारी कहाँ जाएंगे, तो हम बोले आप अपनी पार्टी के वर्कर्स की तो बताओ, राजस्थान में क्या स्थिति हो चुकी है आपकी? आप कहीं जीत नहीं पा रहे हो, वर्कर परेशान, आपका ज्यादा अच्छा हो, ऐसा विपक्ष होगा जो अपने आदमी को वरुण जी आराम है। चलो, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप एक पार्टी के कार्यकर्ता है, आप इस तरह की जो घटनाक्रम होते हैं, अचानक कोई व्यक्ति अगर पूरी तरह से समझौते के साथ में अगर कोई आता है, वो किसी दल का सगा हो सकता है। ये तो मुझे लगता है कि हम उस वक्त की बात कुछ यादें ताजा हो जाती हैं कि जब राजा महाराजाओं का जमाना था, उस वक्त बड़े कंप्रोमाइज चलते थे कि आप मेरे यहां कब्जा मत करना, हमारा ये एग्रीमेंट होगा, हम आपके साथ में। वहां भी भरोसा नहीं होता था, जो समझौता करने जा रहा है वो भी अपने जासूस लगा के रखता था, और ऊपर जो बैठ के समझौता कर रहा है तो उसको भी भरोसा नहीं होता था कि लगान पूरा देगा कि नहीं देगा। तो कुछ हम उस दौर में आ रहे हैं वापस समझौते के साथ में तमाम राजनीतिक दल, बीजेपी को अन्याय नहीं कर रही है, इसमें सभी का यही हाल है। तो ऐसे में क्या कार्यकर्ता पे बीतती होगी जो सामने अपना सर फुड़वा लेते हैं, बूथ पे भूखे रह करके एक एक व्यक्ति को वोट डालने के लिए आते थे, और जिन लोगों के लिए हम संघर्ष करते हैं वो नया साफा पहन करके कहीं गायब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता पे क्या गुजरती है? देखो कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी दल जी, उस सभी दलों के अंदर लोग आते हैं और जाते भी हैं, और जो सही लोग आ रहे हैं और उनका क्या एब्सेशन किया जाए कि बाद में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन वो एक भविष्य का गर्त है, उसकी पहले भविष्यवाणी नहीं की जा सकती वो किस प्रकार के रहेंगे। आए तो उनका स्वागत है, आगे देखा जाएगा किस प्रकार से राज्यसभा के मेंबर के लिए है, बात राज्यसभा के मेंबर के लिए तो एक आगे क्या देखोगे, जिस आदमी का 18 साल से राजनीति का आप सिस्टम देख रहे हो, आपने अब क्या देखोगे उसको? क्या किया अशोक जी बताइए। हमने तो खूब दिया उनको, खूब दिया, सत्ता की भूख थी इसलिए आपके पास आ गए, आपने उनको दाना डाल दिया। आपके कितने भाई आ जाओ ले लो राज्यसभा, अगर आपको एज ए वर्कर लेना था, अच्छे आदमी लेना था तो नहीं देते राज्यसभा। आपके तो आ जाइए, कार्यकर्ता बनिए, 5 साल काम करिए पार्टी का। ये हारे हुए हैं, जीते हुए नहीं है, आपको ले लिया तो सारे हारे वहां तो कांग्रेस के, वो एक ही थोड़ी हारे हैं, 55 तो आए ना है। और मैं कह रहा हूँ कि आपके लोकसभा चुनाव में सभी हारे हैं। नहीं, सबको लेना चाहते हो क्या?
बताओ। तो यदि आप नहीं रह पाएंगे तो क्या होगा उसका? क्या पार्टी तो समुद्र है, समुद्र एक बयान का मैं जिक्र करना चाहूंगा। चलिए चलिए वरुण जी सुनिए अशोक जी मेरा श्याम जी जिक्र करो, जिन सब रणनीतिकार तो वो है इसके। श्याम जी एक बात लेकर के आने वाले वो है, आपको पता होगा। श्याम जी मेरा आपसे और मेरा राजनीति बनाते हैं। चलिए मेरा आपसे और धर्मवीर जी से एक सवाल है, सुनिए अशोक जी सुनिए, मेरा आपसे और धर्मवीर जी से सवाल है। मैं भी जब देख रहा था, कालीचंद श्राफ और गुलाबचंद कटारिया वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, दोनों का ये कहना था कि मध्य प्रदेश एक ट्रेलर है, या कहें कि ये तो एक झांकी है, राजस्थान अभी बाकी है। राजस्थान में कुछ इस तरह का सियासी संकट आ सकता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा सवाल उठाया और विधानसभा में कई बार ये बात उठती रही है। देखिए योगेंद्र जी, ये राज्यसभा का जब चुनाव होगा उससे सब क्लियर हो जाएगा कि अशोक गहलोत को गिरा पा रहे नहीं गिरा पा रहे। क्योंकि अगर बीजेपी 2 खड़े करती है राज्यसभा में और ये 2 खड़े थे, 4 अगर सदस्य खड़े होते हैं, जीतता कौन है 26 मार्च को तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या स्थिति रहने। नहीं, लेकिन जो गैप जो है नंबर्स का, उससे क्या लग रहा है आपको? साफ साफ दिख रहा है ये कि कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है। तो एमपी से थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ का। बहुमत ही नहीं है ना, बहुमत ही 1-2 के ऊपर चल रहा है। यहाँ तो बहुमत से ज्यादा है। ये तो खुद ही 72 ही केवल 72 के बाद तो लाना मुश्किल पड़े, और मुख्यमंत्री बनाएंगे किसको? तो इसलिए राजस्थान में इतनी जल्दी स्थिति पैदा होने वाली नहीं है। 6 महीने बाद अगर ट्राई कर सकते हैं, अभी तो नहीं कर सकते। नहीं तो राजस्थान में तो अशोक गहलोत के नाम से ही घबराते हैं। डायरेक्ट मोदी जी की अशोक गहलोत की पैरेलल फाइट चलती है। आज राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अशोक गहलोत नेता। मैं धर्मवीर जी के पास में जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, बीजेपी के नेताओं के बयान को किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, उन्होंने ये कहा है तो मैं ये नहीं देखता कि तुरंत ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जो अशोक जी ने जिस प्रकार 6 बीएसपी के विधायकों को मिलाया है, पार्टी मर्ज हो गई, एक तरह से पार्टी मर्ज हो गई। राजस्थान के स्तर पर तो अच्छा किया उन्होंने, जो उनकी अल्पमत सरकार थी पूर्ण बहुमत हो गई, पूर्ण बहुमत से अधिक हो गई। लेकिन नेशनल स्तर पर मैं बहुत बड़ी कमजोरी मानता हूं कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनने की तैयारी में था पूरे देश भर में। एक मोर्चा बनता, एक विकल्प तैयार होता, उस विकल्प को कहीं ना कहीं कांग्रेस के राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कमजोर किया है। आज बसपा क्या कह रही है? बसपा यही कह रही है कि जिन्होंने जो किया है वो भुगता है। जिस कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन कर लिया, अब जिसने शिवसेना से गठबंधन किया है, कांग्रेस से कर लिया। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस को छोड़ना चाह रहे हो? कांग्रेस तो 3rd नंबर पे हुआ। कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी राजनीति, कांग्रेस दोषी, राहुल गांधी दोषी, सोनिया गांधी, ये परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब एक बीच में ऐड करूंगा आपको, चंड चालाकी से इनकी भाजपाई तत्वों ने एक प्रचार शुरू कर दिया, जब परिवार से बाहर होना चाहिए कांग्रेस का अध्यक्ष, परिवार से बाहर होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए? प्रियंका गांधी से आप क्यों घबरा रहे हो? क्योंकि इंदिरा गांधी दिखती है उनमें, उनको पता है इंदिरा गांधी की जैसे अध्यक्ष आ गई। सर सुनिए, आपका परिवारवाद अभी 4 हो गए, सिंधिया को लेके परिवारवाद नहीं है, सारी बुआएं। वरुण जी, अभी आपको क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी से सबसे घबरा रहे हैं, घबरा के एक को ले जाए? सर देखिए, मैंने एक बात पहले कही, सुनिए, मैंने पहले एक बात कह चुका हूं कि ये जो चित्र देख रहे हैं ना, परिदृश्य जो देख रहे हैं, ये नया नहीं है भारतीय राजनीति और इतिहास के लिए, ये बहुत पुराने हैं। इंदिरा जी के वक्त ऐसा ही हो रहा था, एक जा रहा था, एक आ रहा था, एक जा रहा था। तो आज दौर बदल रहा है। कोई वक्त था जब जेपी मूवमेंट के वक्त की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त तमाम दल इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। आज जो मुहिम है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। जो उस वक्त कांग्रेस कर रही थी वही तमाम चीजें आज बीजेपी कर रही है। तो आइडियोलॉजी तो मुझे लगता है तमाम लोगों ने खारिज कर रखी है। मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं धर्मवीर जी की बात जरा सुन लूं एक बार। जी धर्मवीर जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश भर में जो एक मूवमेंट बन रहा था रूलिंग पार्टी के प्रति, वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। जैसा कि कांग्रेस के मित्र ने कहा कि वो गठबंधन शिवसेना ने किया है या कांग्रेस ने गठबंधन किया है, बात तो ये लेकिन है। अर्थ वही है, कान आप इधर सीधा पकड़िए, उल्टा पकड़िए, कान पकड़ा जाएगा। आज यदि कांग्रेस के नेता ने बीजेपी ज्वाइन की है तो कहीं ना कहीं सत्ता की भूख है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और लोकतंत्र में वो सिद्धांत, वो नियम तो गुजरे जमाने की बात हो गई। व्यक्ति आज अमुक पार्टी में, घंटे पर बाद कौन सी पार्टी में होगा ये तय नहीं किया जा सकता। आज राजीव गांधी ने जो कानून बनाया था, बड़ी ही इच्छा शक्ति से बनाया था कि देश भर में आया राम गया राम की संस्कृति खत्म हो लगाम लगना चाहिए। लेकिन आज लगता है कि वो वापस एक नए दौर में, नए रूप में, नए सार में हमारे सामने मौजूद है। अब देखना यह है
कि इस पर माननीय न्यायालय में भी लोग जाएंगे, न्यायालय का क्या डिसीजन आता है। न्यायालय ने भी कहा है यदि ऐसी कोई प्रक्रिया होती है तो उसका फैसला फ्लोर पर होगा। अब वो दौर भी चला गया कि राज्यपाल तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, और अभी तक तो जो वहां के राज्य विधानसभा अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कुछ कहा नहीं, कब सदन बुलाएंगे, किस प्रकार बुलाएंगे, राज्यसभा के बाद बुलाएंगे, पहले बुलाएंगे, वो उनका स्वविवेक है और स्वविवेक पर ही फैसला लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और ये भी कहते हैं कि जो विधानसभा का जो स्पीकर है वो तय करेगा। ये सभी अभी भविष्य के गर्भ में है, जैसा कमलनाथ ने भी कहा है और वहां के दिग्विजय सिंह ने भी कहा है और कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हम बहुमत हासिल करेंगे। लेकिन किस प्रकार बहुमत हासिल होगा ये सब लोग जानना चाहते हैं। लेकिन मुझे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में मुझे बड़ी पीड़ा है कि हम बड़ी ही स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं कि राजनीति बड़ी निर्मल होनी चाहिए, गांधी की राजनीति होनी चाहिए। जो लोग ये कहते थे कि पार्टी विद द डिफरेंस है, उनके भी लगता है कि आज कहीं ना कहीं जो सिद्धांत है वो धीरे धीरे तिरोहित हो रहे हैं। तो हमें आज ये संकल्प लेना होगा राजनीतिक दलों को कि हम किस प्रकार भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वहां से मैसेज सकारात्मक जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। जी चले वरुण जी, अब आपके पास में आना चाहूंगा मैं। मैंने चूक, हालांकि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ कांग्रेस से इस बात पर चूक हुई है। नहीं चूक क्या हुई है, चूक ये नहीं हुई कि सिंधिया जी को एडजस्ट करते हैं और पद देते इतने दे दिए। चूक ये हुई है कि हमने मौका दिया है पार्टी को। आप लोगों ने डायलॉग नहीं किया साहब उनके साथ में। आप अपॉइंटमेंट मांगोगे, पूरा हिंदुस्तान आता है, सिंधिया जी की स्पेशल है क्या कि वही रोज जाके मिल लेंगे? सर वरुण पुरोहित और सिंधिया में बहुत अंतर है, आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको वरुण पुरोहित से जोड़ा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नेता आते हैं दिल्ली में। आप बताइए मुख्यमंत्री को ये भी अशोक जी गए थे परसों, नहीं मिला टाइम। ये कोई बात नहीं है, इतने ये कह सकते हैं अपन। आप डायलॉग की जो कमी कह रहे हो उसमें मैं जो आपको बताऊं, मेरा पॉइंट नवंबर से जब वो पार्टी विरोधी कोई बात कर रहे थे तो उसी समय निकाल देते, पार्टी से नोटिस देते। वो पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म दे देती है, ये हमारी चूक है कि लचीलापन चल रहा है। सिंधिया जी नहीं और कई नेताओं के मामले में ऐसा हुआ है कि लचीलापन दे देते हैं, वो महीने 2 महीने सारी एक्टिविटी करते हैं, फिर सारी तैयारी हो जाती है, सेटिंग हो जाती है, जब पार्टी छोड़ के जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एक्शन में अगर पार्टी आ जाएगी केंद्र के अंदर, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, केंद्र में लचीलापन होने के कारण आपको ऐसा लग रहा है कांग्रेस वीक तो है नहीं लचीलापन नहीं है। मैं कहूंगा कि कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि हमें किसको समय देना है, किसको नहीं देना, कौन इंपॉर्टेंट है, किससे बात करनी है। अगर ऐसा सब कुछ चल रहा है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जब जिस स्थिति में खड़ी, अगर अभी तक भी इतना नजरअंदाज अगर नेताओं को किया जा रहा है, फिर तो भगवान मालिक है कांग्रेस का। नहीं, भगवान तो मालिक है, कांग्रेस चलती आ रही है 125 साल से ऊपर और चलेगी। अभी पूरे राज्यों में वापस कमबैक कर रही है। 2014 के बाद लोग ये कहने लग गए थे मोदी जी कांग्रेस मुक्त कर दिया, वापस सारे राज्यों में आने लग गई। कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है, नरसिंह राव जी के टाइम भी वापस आ गई थी। रही बात गांधी परिवार की, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम कोई परिवार भक्ति करते हैं, लेकिन आप आजादी के बाद से आप इतने सीनियर पत्रकार हो, आपने देखा होगा जब जब गांधी परिवार से हटके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है तो पूरी मेजोरिटी नहीं ला पाती थी। तो कांग्रेस वो अलग ही है और उनका सेक्रीफाइस भी है, ये भी मानना पड़ेगा आपको। कोई आदमी अपने मरेगा, शहीद होगा, गोलियां खाएगा, उसका आप सेक्रीफाइस कैसे नजरअंदाज करोगे परिवार में? मैं आऊंगा आपके पास में। अभी धर्मवीर जी आप कुछ कह रहे हैं बीच में। मैं एक इतनी सी बात कह रहा था, जैसा कांग्रेस के मित्र ने कहा कि कांग्रेस एक समुद्र है, लेकिन मित्रों ये हम जानते हैं कि बड़े बड़े समुद्र देश दुनिया से खाली हो गए। राजस्थान में सरस्वती नदी बहती थी, आज उसका कहीं पता ठिकाना नहीं है। तो हमें वरुण जी नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस एक समुद्र है। हमने उस कांग्रेस को भी देखा है जो 2 अंकों पे सिमट गई, हमने उस कांग्रेस को भी देखा है जिसने पूरे हिंदुस्तान पर शासन किया है। तो ऐसे में हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जिससे जो सुने उसको भी लगे कि ठीक है। तो आज मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि जो मूल्य, सिद्धांत, नियम, कायदे, कानून हुआ करते थे, आज वो हर पॉलिटिकल पार्टी से तिरोहित हो गए हैं। इसको कहीं ना कहीं आज कार्यकर्ताओं को सिखाने, समझाने में, जानने की आवश्यकता है। वरना ऐसा होगा कि अभी सुबह एक पार्टी में, शाम को दूसरी पार्टी में, और जो लोकतंत्र रूपी जो मसाल हमारे लोगों ने जलाई है वो कब बुझ जाएगी, ऐसा हुआ भी है, संदेह है। ऐसा हुआ भी है कि सुबह कुछ हो रहा है, शाम को कुछ और परिस्थितियां बन रही हैं। मैं श्याम जी आपके पास में जाना चाहूंगा कि मुझे भारत की राजनीति में कोई नई बात नहीं लगती है कि कब कौन कहां टूट करके किसके पास में चला जाए। इतिहास गवाह है इस बात का। मैं इस वजह से दावे के साथ में ये बात कह सकता हूं, लेकिन तकलीफ वहां होती है, शायद कार्यकर्ता को कह नहीं पाते होंगे कि हम किसके भरोसे थे, क्या कर रहे थे। धर्मवीर जी ने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया, अगर व्यक्तिवाद हावी होने लगा, अगर वो MLA 22 जो गए हुए हैं, अगर वास्तव में इसी इंप्रेशन में है कि हम तो सिंधिया के साथ में जुड़े हुए हैं,
तो ये तो पार्टियों को सोचना पड़ेगा। बात इस सिंधिया के उदाहरण की नहीं है, किसी भी पार्टी में कभी भी कुछ संभव है। तो अगर ऐसा सब कुछ चल रहा है कि व्यक्तिवाद हावी होगा तो राजनीतिक दलों का होगा क्या? देखिए योगेंद्र जी, आप ये बीजेपी के पास भी जाइए कि जब 2019 का चुनाव लड़ा गया तो बीजेपी का चुनाव नहीं था। वोट दबाओगे तो किसको वोट जाएगा? मोदी को वोट जाएगा। तो जब मोदी ने जब पूरे देश में कर दिया कि मोदी ही जीतेगा, बीजेपी नहीं जीतेगी। राजस्थान में जब आए थे वो तो कह रहे थे कि देखिएगा कि ये कैंडिडेट की जरूरत नहीं है, मोदी। तो इस तरह से दोनों पार्टी में निश्चित यही तो इन्होंने सवाल उठाया कि पार्टी विद डिफरेंस इंडिविजुअलिज्म होने से खत्म हो रहा है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्ति अब जो जितने कांग्रेस के 22 विधायक हैं वो कांग्रेस के विधायक हैं, ना कि ज्योतिराव के हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए पुराना इतिहास अगर उठा के देखिए, इनकी दादी कांग्रेस की थी, बीजेपी में संघ में चली गई हो। आप पिता पहले अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव हराया था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी वो फिर आपके सामने फिर इधर आ गए। अब इनके पुत्र हैं जो कि आप ये कहते हैं कि हमारे परिवार के पुराने सदस्य आ गए, पुराने सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी को हराने वाले परिवार के सदस्य के रूप में शामिल हो गए आपके। तो निश्चित रूप से स्वार्थों की राजनीति निश्चित रूप से इस देश में हावी हो गई। ना देश का लेना देना उनको, ना पार्टी से लेना देना। दीनदयाल जी की पार्टी किस तरह के लोगों को शामिल कर रही है सत्ता के लिए कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार से भाजपा की सत्ता आ जाए। तो ये सारी चीजें सोचनी है और आने वाले समय में निर्णय करेगा। ये लोकतंत्र निर्णय करता है। वोटों की राजनीति में आम मतदाता है वही तय करता है कि पार्टी कौन आएगी कौन नहीं आएगी। इसलिए ये भूल जाए, व्यक्तिवाद निश्चित रूप से कुछ समय के लिए हावी हो सकता है और आने वाला समय ही परिवर्तनशील होगा। चलिए अशोक जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके भी आपने कुछ बातें बताई हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि आरोप दोनों तरफ से लगते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि खरीद फरोख्त हो रही है। तो क्या वास्तव में किस तरह से देखा जाए इससे खरीद फरोख्त? जी, खरीद फरोख्त नहीं, जिस प्रकार से आपने कहा कि खरीद फरोख्त की बात आती है, हाँ, मैं तो सभी राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता केवल आप ही ने किया है ऐसा। राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर ये इस प्रकार की कोई गलत है, इस प्रकार से कोई होता है। लेकिन आप ये देखिए कि किसी दल के अंदर यदि उसकी नहीं सुनी जा रही है, उनकी मंथली में नहीं सुनी जा रही, विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, तो उनके जो संगठन के वाले जो बन गए खुद बन गए, आप क्या सुनी जा रही है सबकी? मैं कह रहा हूँ आज उनकी बात आ रही है, जनरल बात है। यदि भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं होती तो एक जनरल बात आती है एक तरह से, और उसके बाद में आता है कि आपका सेंट्रल नेतृत्व किस प्रकार से है। आप बाई चांस सिंधिया जी की देख लीजिए और किसी की देख लीजिए, अब कितने दिन से आप उनसे मिल रहे हैं। चलिए समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। मेरा आखिरी सवाल वरुण पुरोहित जी से है। वरुण जी, पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप कह तो रहे हैं कि सिंधिया जी को समय रहते हुए बस नोटिस नहीं दिया, ये हमारा एक लचीलापन रहा। चले जो भी आप जिस नजरिए से देखना चाहें, लेकिन कांग्रेस के लिए मैं तो यही कहूंगा कि एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। बड़ा झटका मैं नहीं मानता हूं, नए कार्यकर्ताओं को इससे ऑप्शन मिल जाएगा उनका। लेकिन मैं आपको सिंधिया जी का इतिहास बताऊं, अंग्रेजों के जमाने से जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग नहीं लिया, अंग्रेजों के साथ मिल गए, फिर जनसंघ से मिल गए, फिर कांग्रेस से मिल गए, फिर ऐसे लोगों को जो मैं लचीला शब्द का इस्तेमाल किया हूं, जिनका जो बैकग्राउंड जिनका ऐसा रहा हो ना, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव ही नहीं रहा, अंग्रेजों के साथ मिल गए। अब उन लोगों का आप कांग्रेस जो कि स्वतंत्रता आंदोलन करके आई, इतने साल पहले क्यों नहीं सोचा? ये सोचना चाहिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस को ये सोचना चाहिए। चलो मैं माफी चाहूंगा, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के आदमी को किसी प्रकार से महत्वपूर्ण पद नहीं देना चाहिए। पार्टी समय कम है, आपने उसमें राजनीतिक के हिसाब से आप क्या एक्सेप्ट लगा रहे हो आप? चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। चलिए जो व्यक्ति आपको इम्पोर्टेंस होता है उससे ही दूसरी पार्टी इंपोर्टेंस देती है, ये तो क्या माना जाना चाहिए। आप तो बलराज जी को छोड़ के चले गए। ज्योतिराज सिंधिया के जाने से कांग्रेस के लिए मैं तो कहूंगा कि मध्य प्रदेश ने हिंदुस्तान की सियासत में एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। बेशक जब पार्टी को छोड़ता है तो पूरा इतिहास अगर होता है पार्टी के पास में वो सारी तमाम चीजें, तो एक्शन पहले करना चाहिए। इतने दिन से हम क्यों उसे दफन करके बैठते हैं? खैर, भारत की राजनीति में एक नया मोड़ में नहीं कहूंगा इसे, एक नई घटना जरूर कह सकते हैं। जो अब तक की घटनाएं हो रही हैं उनसे एक नया पार्ट और जुड़ गया है कि दल बदल करके या नेता एक इधर से जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बस जैसे मैंने कहा कि नया है तो एक घटना कह सकते हैं इसे, और नजर रहेगी मध्य प्रदेश के इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर। जैसे जैसे कुछ नई बातें आती हैं, नई चीज सामने आएगी, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।